55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैं आज की नशिस्त के सदर मोहतरम डॉक्टर इकबाल बर्की साहब को मदऊ करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं और खुतबा इख्तियार दें। सबसे पहले मैं अंजुमन मुल्तान अदब का मशहूर कि उन्होंने आज मुझे ये मर्तबा नशिस्त की सदारत इनायत फरमाई। मुल्तान अदब अफसानवी अदब के लिए मशहूर भी है और इसी से उसकी पहचान भी है। यहाँ तकरीबन 4 अफसाने पेश किए गए। आखिर का जो अफसाना साबिक़ वाला साहब ने पेश किया है, उन्होंने कह दिया कि मैं तीसरे मकतब हूँ। मैं उसको मान लेता हूँ। हालांकि उनके कलम की तकीब जो है वो कुछ और चुगी खाती है। इसमें कुछ अजादात हैं और इनकी ही बुनियाद पर मैं मानता हूँ कि पुख्तगी की जरूरत है। एक चीज सबसे पहले मैं वाज़े कर दूं, हमारे यहाँ नवाबों को लेकर जो गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं या तारीख में जो कुछ होकर रहा है वो हम पर थोपा गया है। जिस ढंग से नवाबों की अय्याशियों का तज़किरा किया गया है, तारीख में कहीं ऐसा मिलता नहीं। सबसे ज्यादा बदनाम जो है नवाबों में वो नवाब वाजिद अली शाह इलाही। लेकिन अगर आप उसकी तारीख उठाकर देखें तो वो अपने वक्त का एक मजहबी इंसान था। हैरत की बात है कि वो मजहब के साथ साथ अदब का भी दिलदार था और शेर गोई में उसका कमाल था। उसके फारसी अशार उठाकर देखें या उर्दू के अशार उठाकर देखें तो हैरत होती है। और जिन ख्यालात का और जिन जज्बात का इजहार किया था तो कहीं से ये भी जाहिर होता कि इसके अंदर ये उयूब होंगे जो हमको बताए गए तारीख में। अदब का बहुत पुराना रिश्ता उसका बहुत मशहूर भी इंद्र सभा के वो जो ड्रामे वो अपने दरबार में खिलवाया करता था। फिर उसके ऊपर जिस तरीके से अंग्रेजों ने जुल्म किया वो कलकत्ता तक सफर करता रहा, वहां से इंग्लैंड तक जाने की उसने वो सोची, लेकिन नाकाम और नामुराद वापस लौट आया। जो अंग्रेजों ने सुलूक किया था उससे वो दिल बर्दाश्त हो चुका था। ये गलत फहमी हमारे यहाँ नवाबों के खानदानों के ताल्लुक से और बहुत सारी चीज मिलेगी। अगर उमराव जान का जो तज्जिया मुख्तलिफ औकात में शायद होता है, अगर उसको भी हम देखें तो लखनऊ के बहुत से नवाबों का तज़किरा उसमें मिलेगा जिन्होंने बहुत अच्छी और पाकीज़ा जिंदगी गुजारी है। दूसरी एक बात हमारे शकील भारती साहब ने ये खास किया कि नवाबों को भी काम करना होता है। आपको हैरत होगी कि वो बहुत काम करते थे और काम करने वाला ही
मुख्तलिफ चीज़ों से वाकिफ होता है। ये चीज़ मुगलों के यहाँ भी थी। मुगलों से हमारे ज़माने का मशहूर माहिर तुयूर सालिम अली, उससे कहीं ज़्यादा माहिर परिंदों का शहजादा सलीम जी जो जहांगीर के लोग, आपने मुगल आजम तकरीबन सभी देखे, दरबार में कबूतरों को उड़ते हुए दिखाया गया है अकबर के महल में इधर उधर। आपको हैरत होगी कि अकबर एकदम जाहिल आदमी था। वो उसकी पैदाइश ही वो राजस्थान के जंगलों में हुई थी। 12 साल का था, वहाँ से जंगल भटकता था। वहीं जो है सिपाहीगिरी की जो तालीम हासिल की और उसके बाद वो पलट कर आया, कब्जा किया और हुकूमत करने लगा। तालीम के उसके लिए लिखने पढ़ने का वक्त नहीं था। नाम मेरे जहन से निकल गया, बहुत देर से बैठे सोच रहा था। अकबर के जो नौरतन जो थे वो सब अपनी फील्ड के माहिरीन थे और बेपनाह सलाहियत के मालिक थे और सब लिखे पढ़े थे। उस मजलिस में अकबर के साथ अक्सर एक तो ये हम मुख्तलिफ सियासी को उसी पर कह रहा था। एक मौलाना थे जो का कुछ नाम था और वो निजी मजलिसों में बैठा करते थे उनके साथ। कभी अबुल फजल होते, अकबर होता और वो होते, वो शायरी भी किया करते थे। तो एक मर्तबा वो अपना कोई शेर सुना रहे थे। उस वक्त 5 लोग थे उस मजलिस में। तमाम लोग बहुत संजीदगी से और मौलाना को बहुत अदब से सुन रहे थे। उन्होंने और मौलाना जब वो शेर सुना रहे थे तो उनकी नजर अकबर के ऊपर थी। एक खास जगह पर अकबर के चेहरे पर थोड़ा सा ऐसा रंग आया और चला गया। वो भी अदब करता था मौलाना। शेर सुना दिया उन्होंने, बात आई गई होगी, मजलिस बर्खास्त हो गई। उठते उठते मौलाना ने पूछा, मैं जब शेर सुना रहा था तो आपके चेहरे पर एक हल्का सा रंग आया था और चला गया था, क्या बात थी? तो अकबर ने कहा कि हाँ, आपने वो जो फलन लफ्ज रखा है, वो आपके शेर में जो है वो इंतहाई गैर फसी है। वो लफ्ज शायरी में अच्छा नहीं। फौरन मौलाना पर इकरार करना पड़ा कि हाँ वो लफ्ज नहायत ही गैर फसी है। मुझको उस वक्त कोई लफ्ज नहीं सूझा था और मैंने उसको रख कर वहाँ अपना शेर मुकम्मल कर दिया। ये उनका ज़ौक़ था, ये उनका ज़ौक़ था। आप गौर कीजिए। दूसरी बात, जो कबूतर उसने रखे थे, तकरीबन रिवायत में आता है 1000 कबूतर थे और सब आला नस्ल के कबूतर। हैरत की बात यह कि उसकी जहानत, उसने उन तमाम कबूतरों के अलग अलग नाम रखे थे। और अगर तन्हाई में भी अगर वो तख्त पर है और उसके पास उन कबूतरों में कोई एक पकड़ कर लाकर उसके सामने रखा जाए, बादशाह सलामत इसको देखिए, तो वो कबूतर को उसी नाम से मुखातिब करता था जो नाम उसने रखा। यानी 1000 कबूतरों को 1000 नामों से जानता था और याद रखता था। आप उसकी दूसरा यही विरासत सलीम को मिली थी। हिंदुस्तान में डोडो परिंदा जो है ये पाया नहीं जाता। ये रूसी परिंदा है, मुर्गी के जैसा होता है, थोड़ा मोटा होता है, पड़वा और वजन भी होता है उसमें, तो ज्यादा उड़ान नहीं भरता, दौड़ता है तेज। एक मर्तबा उसके सामने पेश किया गया किसी मुसाफिर ने। वो परिंदा जो अपने साथ ले गया, सौदागर थे, लाया। जब वो उसके दरबार में पेश किया गया था, उसने कहा कि ये परिंदा ये है, और उसकी पूरी फितरत उसने खोल कर रखी। उन सौदागरों को हैरत हुई कि ये परिंदा इस मुल्क में पाया नहीं जाता और बादशाह ने कभी सफर नहीं किया, ये जानता कैसे? तो ये सारी चीज अमली तौर पर काम करने से ही आती है। नवाबों ने जो काम किया है
और आमों की जो किस्में उनके बागों में थी, आज तक रिवायत हम तक चली आई है। तो काम करने से वो आती, यूं ही बैठ कर उनको वो इल्म नहीं आया, या उनके घर में जो नवरत्न एक एक चावल पर जो 9 रंग चढ़ते थे, वो जो पकाने वाले आते थे, वो यूं ही नहीं आते थे और वो यूं ही रख लिया करते थे। वो खुद कितना म्यार उनका होता था कि वो कैसे बावर्ची को अपने यहाँ रखते थे, ये उससे उनका इल्मी मर्तबा जाहिर होता है। हमारे पास जो तारीख है, जो सियासत इस मुल्क का ब्राह्मण जहन जो है, उसने हमारे जहनों पर जो थोपा है, तो वो उससे हमको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से हम जैसे लोग जो अदब और इल्म से मुताल्लिक़ हैं, तो हमको लफ्ज़ों के सीने के अंदर छुपी हुई सियासत को भी जो है वो देखना होगा कि कहाँ से आती है। ये जो अफसाना, ये एक माशरती अफसाना है इनका, उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें तज़ादात बहुत हैं। जहाँ तक के हम स्टडी की है या हमने देखा है कि जो नाजायज खून होता है वही पलट कर हम पर आता है, और वो इतनी सादगी और तहजीब के साथ नहीं आया, तारीख इससे भरी पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से दामनी और उसके बेटे का खून पलटता है, वो बहुत शाइस्तगी के साथ, वो बहुत गहरा तजाद है। आप उसके ऊपर गौर कर लीजिएगा। दूसरी बात, उस अफसाने के क्लाइमेक्स में बहुत उजलत से काम लिया गया है। अगर थोड़ा सा संजीदगी से गौर करके, जो दामनी की मौसी थी, वो पहला हिस्सा जो चरणदास के जुबानी कहलवाया गया है, वो अगर पूरा का पूरा वो उसकी वो खोलती राज और पर्दे से पर्दा वो हटाती, तो वो अफसाने का जो उसकी जो असर पजीरी है वो कहीं से कहीं पहुंच जाती। वो थोड़ा सा बीच में चरणदास का और उसका वो उसकी वजह से वो झोल आता है, वो दोनों का आधा हिस्सा वो बयान करता है, आधा वो बयान करती है, तो वो क्लाइमेक्स उससे मजबूर होता है। मेरी अपनी निगाह में, आप लोग हो सकता है कि मुझसे बेहतर समझते हो और समझते ही हैं, मैं ये मान के चलता हूँ। इसके बाद दूसरा जो अफसाना था आसिफ इकबाल मिर्ज़ा का, मैं शायद पहली मर्तबा आसिफ इकबाल मिर्ज़ा का कोई अच्छा अफसाना सुन, यानी वो ठीक है उसमें भी तजाद, लेकिन उन्होंने बहुत संजीदगी से और ठहर ठहर कर कलम चलाया है। इससे पहले मैं जो अफसाने सुनता था, मैं हमेशा ये कहा करता था कि जैसे कोई फिल्मी सीन को जो है वो कट करके अफसानवी रंग दे दिया गया है, लेकिन इसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और वो ये जो उसमें जो तजादात या वो जो नासगी है, वो रेलवे का उनका जो सफ़र है वो बहुत कम उससे जाहिर होता है कि उन्होंने बहुत कम उसमें सफ़र किया है। अगर वो एक बम्बई वाले की तरह सफ़र किए होते तो शायद ये कमियां जो है वो खत्म होती होती। उन्होंने वो जो दहशत के उन्वान से जो अफसाना लिखा है, बयानिया उनका बहुत जानदार है कि आखिर तक के बांध के रखता है अफसाने में। इसी तरीके से अलीम ताहिर की कहानी और बच्चों की कहानी है, और इससे पहले भी उन्होंने एलियंस के मुताबिक एक कहानी नस्ली अदब में पेश की थी। यहाँ पर भी एलियंस के ताल्लुक से जो है उन्होंने नस्ली यानी एक कहानी पेश की है, तो समंदरी जहाज़ के दरवाजे पर। इसमें भी उनकी मैं देख रहा था कि इससे पहले भी मैंने कहा था कि जब बच्चों के लिए लिखा जाए और जो मौजू उठाया जाए, तो पहले उसका बहुत वाज़े तसव्वुर हमारे जहन में होना चाहिए। अब ये 20 मीटर लंबा चौड़ा जहाज़ जो है, जाहिर सी बात है फिशरीज में इतना लंबा चौड़ा जहाज़ इस्तेमाल नहीं होता। अगर सब वो फिशरीज का जहाज था, फिशरी कंपनी का जहाज था किसी भी कंपनी का, तो वो इतना लंबा चौड़ा नहीं होता। उस पर
और उसमें एक जगह जिक्र है कि दूसरे ये मुसाफिर जो हैं वो सफ़र किससे लुत्फ़ में तमाम भरे पूरे ऐसे कंपार्टमेंट अंदर सब। एक फिशरमैन जो है वो उधर मछली पकड़ रहा है, वो रंग बिरंगी देख रहा है वो। तो मुख्तलिफ जगह के जो समंदर हैं वो मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ उनके यहाँ उसमें पाई जाती है। जैसे बहरे ओकेनूस का कुछ इलाका या कुछ हिस्सा ऐसा है समंदर का जहाँ पर जो मछलियाँ समंदर के ऊपर जब तैरती हैं तो रात में वो मंजर देखने जैसा होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने, हमारे यहाँ जैसे रंग कलर करने की सूट पर जो पट्टियाँ होती हैं तो उसकी जब वो आग दूर खींचते हैं भट्टी में से तो कैसे चिंगारियां निकल के दूर तक के, तो वो ऐसा पूरा समंदर लगता है कि पूरे समंदर को किसी ने जलते हुए अंगारे भी कह दिए हैं। वो मछलियों का कलर ही ऐसा होता है कि वो शाइनिंग करती है सुनहरी और बिल्कुल आग के वो अंगारे दहकते हुए मालूम होते हैं। आपने पढ़ा होगा राउंड द वर्ल्ड ऑन अ रैफ्ट, अंग्रेजी में जो आपने में आप नवमी में रहे होंगे तो हाँ, राउंड द वर्ल्ड ऑन रैफ्ट अक्रॉस द पैसिफिक ऑन अ रैफ्ट, ये सबक था, उसमें इस चीज का जिक्र है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग चीजें हैं। आपने तूफान को गुजरगाह बताई है उस समंदर को, उस रास्ते से तूफान गुजरता है, हर समंदर से नहीं गुजरता, उसके तूफान के कुछ मखसूस रास्ते। और आप अगर गौर करेंगे यानी जो मौसमी हवाएं जो हैं उनका जो चक्कर होता है जमीन के गिर्द, तो वो किस रूट से गुजरती हैं उसी रूट पर तूफान भी ज्यादा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ तमिलनाडु का जो एरिया या केरल का होता हुआ बहरे अरब तक के ये जो आता है बहरे हिंद के किनारे किनारे, तो अभी पीछे जो वार्निंग दी गई थी कि हमारे यहाँ भी टकराने वाले हैं और हम बम्बई से होता हुआ, लेकिन वो इत्तेफाक था कि बम्बई से होता हुआ आगे बढ़ गया और तामिल के उधर आया। ये अक्सर मैं समझता हूँ 76 या 76 में गालिबन एक मतलब तामिल के जो साहिल पर मौजों को देखा गया था तूफानी, तो वो तकरीबन 9-10 मीटर ऊंची लहरें देखी गई थी और उन लहरों को ऊपर जो है आग जलती हुई लोगों ने देखी है। ये होता है। और जो यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान के उनसे, तो एक जगह ये भी क्योंकि जो समंदर में मरजान जो पैदा होता है उसके पैदा होने का सबब एक ये भी है कि जब पानी आपस में टकराता है और जब आग पैदा होती है उसमें, तो उसी आग से जो है वो मरजान पैदा होता है। एक जगह ये जिक्र मिलता है समंदर से हमने मोती और मरजान निकाले, तो वो है। तो ये उसका रूट है। जो हवाएं जो चलती हैं वो आपको वो स्टडी कर लेना ताकि समंदर जो तूफान, समुद्री तूफान जो जहाज से एक हिस्से से टकराएगा या टकराने वाला है या चलने वाला है और एलियंस, तो ये किस रूट पर और किस समंदर पर आपका जहाज चल रहा है। और वो जहाज जो फिशरीज के लिए निकला है तो वो फिशरीज का जहाज है तो इतना बड़ा नहीं है, मुसाफिर बरदार जहाज है या माल बरदार जहाज है तो वो उसकी लंबाई चौड़ाई वो कितनी होती है। 20 मीटर चौड़ा लंबा जहाज जो है वो आमतौर से या तो माल बरदार होता है या मुसाफिर बरदार होता है, फिशरीज का जहाज नहीं होता। और जो कैप्टन होता है जहाज का, मल्लाह जिसको हम कहते हैं, नाखुदा, वो बहुत ऊंचाई पर होता है। समंदर पर अगर जहाज सफर कर रहा है तो फिर कैप्टन नीचे नहीं आता उस वक्त तक के जब तक कि उसकी नीचे जरूरत ना हो। वो ऊपर बैठता है और बहुत दूर तक के वो देखता है। और आज जदीद आलात हैं सामने यानी दूरबीन वगैरह, तो वो एकदम सफाई से कह देता है कि मैं तो कोई ऐसी चीज नहीं देख रहा हूँ, कोई समंदर में तूफान आ रहा है, वो उससे ज्यादा वाकिफ होता है। और बहुत जल्दी वो मदद उसकी ये कर सकते थे कि जो व्हील होता है समंदर में चलते हुए जहाज का,
उसको बहुत ताकत लगती है मोड़ने के लिए, तो एलियंस वहाँ मदद करते हैं। वो एक लॉजिकल सीक्वेंस बनता है कि हाँ वो जो है वो आमतौर से जहाज का जो चालक दल होता है, चलाने वाले होते हैं, वो अकेला नहीं होता, वहाँ कई लोग होते हैं, क्योंकि वो जो हैंडल जिसको हम स्टीयरिंग व्हील जिसको कहते हैं, वो उसको बहुत ताकत लगती है, एक आदमी के पास का नहीं होता है। कि हमारी जो आज ये कारें चलती हैं तो उसको एक उंगली से भी वो स्टीयरिंग घुमा लेते हैं, समंदर के जहाज पर अभी तक के ये डेवलपमेंट नहीं है, उसको ताकत लगती ही है तब वो मुड़ता है और बहुत लंबा फासला तय करने के बाद। तो ये थोड़ा सा जो चीज़ थी उसको आप इन्हें स्टडी आप कर लें, वो कि किस मौजू को आप लिख रहे हैं और क्या है। बच्चों के लिए फैंटेसी ठीक है कि हम फैंटेसी, लेकिन फैंटेसी में भी एक लिंक होना चाहिए, एक लॉजिकल, और आप जब कुछ साइंस उसमें ले रहे हैं तो साइंस सही तौर पर बच्चों तक जाए, उसका नॉलेज उसमें तजाद ना हो सके। दूसरा यहाँ पर एक जो हारून अख्तर का एक अफसाना था, देखिए अफसाना ये हमारे शकील भारती साहब जो हैं वो थोड़ा सा जो पहला जो छोटा अफसाना मुख्तसर जो सांप वाला अफसाना था, उस पर उन्होंने कहा भी था कि वो ज़रा सा यानी उसकी तशरीह हो जाती, वो सांप यानी वो क्या ये वो शेर हो या अफसाना हो, कारी अपने तौर पर उसकी तशरीह कर ले, और जितना जहन उतनी तशरीह, वो शेर सबसे ज़्यादा कामयाब। मैं शायर नहीं हूँ, आप तो शायर करते हैं, और शायद सबसे ज़्यादा आला म्यार उसका यही है कि पढ़ने वाले को शेर अपने करीब लगे, उसका अपना लगे, ख्यालात उसके अपने लगे और जज्बात उसके अपने लगे, वो सबसे ज़्यादा कामयाब शायर। लेकिन जब जदीदियत का दौर शुरू हुआ तरक्की पसंद के बाद, तरक्की पसंद तहरीक के बाद, तो उसमें मुख्तलिफ तजुर्बात किए गए और ये माना गया, ये तो उस वक्त भी माना गया था जब गालिब का ज़माना चल रहा था कि शेर के अंदर जितनी तहदारी होगी वो शेर उतना ज़्यादा कामयाब और आला पाए का होगा। जदीदियत की तहरीक चलने के बाद हमारे अफसानों में ये चीज़ आई कि अफसानों में तहदारी ने जो है वो जगह बनाई। शमसुर रहमान फारूकी का एक शेर आपको सुना दूँ, अलामत की बहुत बेहतरीन मिसाल है कि पत्थर की भूरी ओट में लाला खिला था कल, आज उसको तोड़ ले गई दो बच्चियां जनाब। और हमारे ज़माने का एक शेर के सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए। हमारे शहर में तो उस शेर को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मजदूर रात भर ड्यूटी पर रहता है और सुबह जब मुर्ग बांग देता है तो वो आता है घर में, अंधेरा करता है और बिस्तर लगाता है, रात होगी। हमारे शहर में, हमारा शहर तो वो मजदूरों का शहर है जहाँ मजदूर रात भर लोगों पर ड्यूटी करने के बाद उसकी जब दुनिया की सुबह होती है तो उसकी रात होती है, खिड़की के पर्दे खींच दिए, रात हो गई। तो और वो तो ये अलामतें हैं आज की। यही अलामत यहाँ पर सांप एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको चाहे जितना सजा लिया जाए, उसको चाहे जितना ट्रेंड, वो धोखा देता ही है। यही वो धोखा देता ही है, कहीं ना कहीं वो गद्दारी कर जाता है। और यही हाल बुराइयों का होता है। आदमी चाहे जितना बुराइयों में रुंझ जाए, भूल जाए, उसको अपने ढंग से इस्तेमाल करे, लेकिन वो बुराइयां कहीं ना कहीं जाके उसको धोखा देती हैं और उसका अंजाम तो वहाँ पर वो अपने अंजाम को पहुँचता है। उस अफसाने में इसी चीज़ को पेश किया गया। सांप जो है वो जिस अलामत को पेश करता है वो इसी अलामत को पेश करता है। शेर की तफहीम कारी के अपने मुताले, उसकी फिक्र, उसके ज़ौक़, उसके शौक़ और उसकी तालीम की बुनियाद पर होती है। ऐसे ही अफसाने का भी होता है कि वो अफसाना जो कारी पढ़ रहा है उसका खुद का
जो तालीमी पस मंज़र है, उसका फिक्री जो पस मंज़र है या बुनियाद है, वो किस पाए की है, तो उसी पर वो उसकी तशरीह करता है। जो छोटा सा जहन्नम वाला दूसरा अफसाना था हारून अख्तर का, वो आज जो है चौतरफा आवाज़ उठ रही है कि हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो तालीम है। सबसे बड़ा अलमिया, यहाँ तक कि हम मजहब भी सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं और इसका फायदा दूसरे उठा रहे हैं। अभी जो जंग चल रही है, अभी जो जंग, आपको एक खबर होगी कि उन्होंने वहाँ एक हथियार ये भी इस्तेमाल किया था कि वहाँ के अंदर समाज में, फ़लस्तीन और गाज़ा के समाज में मसलकी वो इतना तज़ाद को हवा दे दी जाए कि वो आपस में लड़ पड़े और उनकी ताकत टूट जाए। लेकिन वहाँ के जो कुछ बेदार मत थे या जो बेदार मत वहाँ का जहन था, उसने फ़ौरन इस चीज़ को भांप लिया और उसका सद्देबाप किया उन लोगों ने। वो माशरा आपस में लड़ नहीं सका। लेकिन हमारे यहाँ हम बोलते हैं कि बहुत हमारा हिंदुस्तानी मुसलमान तालीम याफ्ता है, लेकिन छोटी सी चीज़ चिंगारी जो है वो आग बन जाती है। यानी उससे जाहिर होता है कि हमारे अंदर तालीम का म्यार क्या है। आज सबसे बड़ी ज़रूरत ये जो हारून अख्तर का जो अफसाना था, वो माशरती वो लेकर आके जो एक लफ्ज़ से उन्होंने जो, अगर वो लफ्ज़ गार हटा देंगे तो उसकी मानवियत और उसकी वो जो है वसअत और बढ़ जाएगी। गार का लफ्ज़ ले आने से वो एक जगह महदूद हो जा रहा है। वो एकरा बहुत मुनासिब है कि ये, और वही चीज़ की आज हमको ज़रूरत है। वो कहाँ से कहाँ चला जाता है वो अफसाना। आज अगर हम इस चीज़ को समझ लिए तो बहुत सारी चीज़, यानी ये कहना चाहिए कि वो माशरती, सियासी और तारीखी होने के साथ साथ वो एक अफसाना निगार के दिल का दर्द भी है कि इस माशरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किस तरह जो है उलझा हुआ है। बहैसियत मजमूई उम्मत के, एक तालीम याफ्ता उम्मत की जो है ज़रूरत आज सबसे ज़्यादा है। बल्कि अब तो बहुत सारे लोगों के मुंह से ये आवाज़ निकलने लगी है कि सब कुछ करो, लेकिन अब तालीमी जंग, तालीमी जिहाद की ज़रूरत है। तालीम को इस तरीके से कि जंगी पैमाने पर हमारे माशरे में जो है तालीम को आम किया जाए और वो उसकी तरफ दौड़ा जाए। ये सारी चीज़ थी। मुझको आपकी नशिस्त बहुत अच्छी लगी। सब चीज़ अच्छी तरीके से पेश भी की गई और तबसरे भरपूर हुए। सबने बहुत अच्छे तबसरे किए। कुछ चीज़ें तो मैं भी चाहूँगा कि हाँ इसमें ये चीज़ मैं जो ये कमियों की का जिक्र करता हूँ, मैं चाहता हूँ उसमें एक म्यार, यानी वो और ज़्यादा जो छोटी चीज़ की जो कमियाँ हैं वो को निकाल कर वो और ज़्यादा आगे बढ़े। साबिर गौहर साहब बहुत पुराने राइटर हैं, बहुत पहले से लिख रहे हैं। उनका कलम बहुत शुस्ता भी है, रवा दवा भी है और पुख्तगी के साथ चलता है। तो मुझको उम्मीद है कि हमारी आइंदा नशिस्तों में, और ये फुल लेंथ, लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ, ये किसी ने कहा कि 8 सफ़े का, हाँ 8 सफ़े का, ये अभी उसमें करीब 4 पेज और पढ़ेंगे। अगर गौर किया जाए उस पूरे अफसाने पर तो सिर्फ वाक़यात का तसलसल है, उसमें कोई रंग आमेज़ी नहीं है, ना कहीं जज्बात निकाली है, ना कहीं पर जो है मंजर निकाली है, और ना कहीं राइटर के अपने ख्यालात, यानी चोट है, तंज है और मिज़ा है, ये तमाम चीज़ें आ रही है। अगर इन सब चीज़ों की रंग आमेज़ी उसमें की जाए तो तकरीबन 4 सफ़े और बढ़ेंगे और ये फुल लेंथ अफसाना बनेगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि इसी अफसाने को जब वो मुकम्मल करेंगे तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख के मुकम्मल करेंगे। आप लोगों ने बहुत सब्र के साथ मुझको सुना, मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुहतरम डॉक्टर इकबाल भट्टी साहब। यकीनन खुतबा सदारत में जो नई चीज़ें हमें, नए वाक़यात, नए
चीज़ें हमको सुनाई दी, ये हाल ही नज़र आता है। और इस बात पर मैं एक मरतबा और डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी जो बातें होती हैं, जहाँ तबसरा किया जाता है तकलीफ पर, वहीं पर जो नई चीज़ें हमको सुनाई देती हैं, ये आपका खासा रहा है। और आप इसमें जो है अपनी महारत के साथ जो है रवा हैं, और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से खुद असरत लेते रहें और नई चीज़ों से हमें रोशनास करते रहें। यकीनी तौर पर आज की सर्द रात की गर्म महफिल जिसे हम कहेंगे वो यकीनन कामयाब रही। आइए मैं शुक्रिया अदा करने के लिए हारून अख्तर साहब को मदू करता हूँ कि अंजुमन मेहमान अदब के सदर हैं, आए और शुक्रिया अदा करें। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ कि इस गुलाबी सर्दी में हमको अदब के लिए जमा करने की तौफीक अदा कर। मैं उर्दू पत्रकार, उर्दू मीडिया सेंटर और साबिर दौरा साहब का किसी तौर से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक अच्छी जगह हमको दिए प्रोग्राम करने, पूरे स्टाफ का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज इकबाल अफ्रीका और तमाम कलाकारों के साथ साथ सामईन को भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। सदर साहब की इजाज़त से आज की नशिस्त के इख्तिताम के बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।